सब ये कह रहे हैं कि अगर नए लेबर कोड आ गए हैं तो इसके बाद चाहे आप किसी भी पद पर हो, किसी भी डेजिग्नेशन पर हो, चाहे आप वर्कर हो, फैक्ट्री में लोअर सैलरी पर काम कर रहे हो, या आप मैनेजरियल लेवल पर हो, मिड लेवल एम्प्लॉय हो, सुपरवाइजर हो, टीम लीड हो, तो आपको सारी प्रोटेक्शन मिलती हैं नए लेबर कोड के तहत। मगर क्या ये सच में ऐसा है? क्या जो नए लेबर कानून है सभी को प्रोटेक्शन देते हैं? उसी के ऊपर सेशन है। अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, या आप एचआर टीम से हैं, लेबर लॉयर हैं, या फिर आप एक एम्प्लॉयर भी हैं, तो आज के इस सेशन का एक एक हिस्सा देखिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन है वो सच में आप लोगों के आंख कान खोलने वाला है और आपको सच्चाई से अवगत कराने वाला है। ठीक है, कुछ भी मत मिस करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए, और मैं अपने सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं एक सवाल के साथ कि एक कंपनी के अंदर बहुत बड़े लेवल पर रिस्ट्रक्चरिंग होती है। बहुत सारे एम्प्लॉयज जो छोटे लेवल पर है, वर्कर हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। जो मशीन वगैरह पर काम करते हैं उनको हटा दिया जाता है। मिड लेवल एम्प्लॉयज जो हैं उनको हटा दिया जाता है। एक मैनेजर की भी ले ऑफ होती है। इवन आपका जो सीनियर मैनेजर है, सीनियर रोल में है, उनको भी हटा दिया जाता है। कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग की घोषणा होती है और सीनियर मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, बहुत सारे मिड लेवल एम्प्लॉय और यहां तक कि लोअर स्टाफ को अचानक टर्मिनेशन लेटर जो है वो सौंप दिए जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में जिनको भी टर्मिनेशन लेटर दिए जाते हैं उसमें जो एम्प्लॉय होते हैं वो ये पूछते हैं कि क्या उसे नोटिस पे मिलेगा, क्या मुझे रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन मिलेगी, क्या कंपनी केवल मुझे छोटी सी बेसिक पे देकर मेरे नोटिस पीरियड की मुझे कह सकती है कि जाइए आपका समय पूरा हो गया। मेरी ग्रेच्युटी, मेरे प्रोविडेंट फंड और अनयूज्ड लीव का क्या होगा। और लीगल शॉक ये है कि नए लेबर कोड के अंतर्गत एक कंपनी में काम करने वाले दो एम्प्लॉय जिनको एक ही दिन टर्मिनेट किया गया है, उनके लीगल राइट बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से जो एक व्यक्ति है वो कानून की दृष्टि में वर्कर है और दूसरा है एम्प्लॉय, जिसको स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन रिट्रेंचमेंट के रेफरेंस में नहीं प्राप्त है। दूसरा व्यक्ति, देखिए, जो वर्कर है उसको कानूनी सुरक्षा प्राप्त है रिट्रेंचमेंट रूल्स के तहत, और जो दूसरा व्यक्ति है जो मैनेजरियल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में आने वाला व्यक्ति है वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएगा। हो सकता है वो वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आ रहा। जिसकी जॉब सिक्योरिटी जो है वो मुख्य रूप से उसका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, या आप जिसको अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करती है। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दीजिएगा। और यही एक डिस्टिंक्शन है जो सब कुछ बदल सकती है। क्या बदल सकती है? आपका नोटिस पीरियड बदल सकती है, आपका सेवरेंस पैकेज बदल सकती है, आपकी रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन बदल सकती है, और आपके लिए उपलब्ध जो भी लीगल फॉर्म है वो तक बदल सकती है। और यहां तक कि वो स्ट्रैटेजी भी जिसके द्वारा आप अपनी टर्मिनेशन को अगर चैलेंज करना चाहें तो वो भी। इसलिए आज हम कॉर्पोरेट इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से एक को डिकोड करने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट वॉइस इज कमिंग प्रॉपरली। जब कंपनीज जो हैं रीस्ट्रक्चरिंग करती हैं तो क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो मिड लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है और मैनेजरियल एम्प्लॉयज होते हैं, उनको अगर टर्मिनेट किया जाता है तो अब वास्तव में उन्हें कौन सा लीगल अधिकार प्राप्त होता है, लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि किसी एग्जिट लेटर के अंदर या किसी एग्जिट लेटर को एक्सेप्ट करने से पहले प्रत्येक एम्प्लॉय को और प्रत्येक एचआर डिपार्टमेंट को नए लेबर कोड के अंतर्गत क्या क्या चेक करना चाहिए उसको समझते हैं। हाल ही में हमारे सामने एक इंफॉर्मेशन आई कि एक बहुत बड़ी कंपनी ने बहुत सारे जो सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज हैं उनको उनके अपॉइंटमेंट लेटर के एक क्लॉज के हिसाब से उनकी छुट्टी कर दी और उनको बोल दिया कि आप
की छुट्टी होती है और आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा था कि हम आपको 3 महीने की बेसिक पे देकर हम आपकी छुट्टी कर रहे हैं क्योंकि आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ था। तो उसी से रिलेटेड ये इशू है जिसको हम आज के सेशन में बात कर रहे हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, तो आपके लिए सेशन बहुत जरूरी होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि वो पॉइंट जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी अराइज हो रही है। एम्प्लॉय और वर्कर क्या सेम बात है नए लेबर कोड के तहत, उसको समझते हैं। देखिए, ले ऑफ और टर्मिनेशन को समझने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण है एक लीगल डिस्टिंक्शन को समझना होगा। एम्प्लॉय क्या होता है और वर्कर क्या होता है, इस द्वंद्व को हमें समझना होगा। इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको समझना होगा, क्योंकि वर्कर एक एम्प्लॉय हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉय एक वर्कर हो। और यही इस पूरे विषय की फाउंडेशन भी है। नए लेबर कोड के तहत जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है 2020 का, उसके अंतर्गत जो वर्कर की डेफिनेशन है उसमें वो व्यक्ति शामिल होता है जो मैनुअल काम करे, स्किल्ड काम करे, टेक्निकल काम करे, अनस्किल्ड काम करे, ऑपरेशनल काम करे या फिर क्लैरिकल और सुपरवाइजरी वर्क कर रहा है। अगर सुपरवाइजरी रोल में हो, उसकी सैलरी अगर 18,000 रुपए तक है तभी वो वर्कर में काउंट होगा। लेकिन यही डेफिनेशन उस व्यक्ति को अपने अंदर से बाहर कर देती है, मतलब उसको एम्प्लॉय, उसको वर्कर नहीं मानती, जो मुख्य रूप से मैनेजरियल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम कर रहा है। यह उस व्यक्ति को भी बाहर कर देती है जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी के अंदर एम्प्लॉयड हो, और वो जो हमारा लॉ है न्यू लेबर कोड, उसके तहत उसके रूल्स के अंदर यह प्रोवाइड किया गया है कि अगर उसकी सैलरी 18,000 रुपए से ज्यादा है तब भी वो वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब इसकी तुलना हम कोड ऑन वेजेस 2019 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में दी गई जो एम्प्लॉय की परिभाषा है उससे समझते हैं। यहां पर जो एम्प्लॉय है उस शब्द का दायरा बहुत बड़ा है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर एम्प्लॉय का दायरा छोटा है क्योंकि वहां पर वर्कर को ज्यादा प्रोटेक्शन दी गई है, जबकि आपका कोड ऑन वेजेस है या फिर सोशल सिक्योरिटी कोड है, जो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है, उसके अंदर सामाजिक सुरक्षा जो कोड है, संहिता है, उसके अंदर एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव को थोड़ा ज्यादा ब्रॉड किया गया है। इसके मीनिंग को समझिएगा। यहां पर जो एम्प्लॉय शब्द का दायरा जो है वो ज्यादा बड़ा है। इसमें वो व्यक्ति भी शामिल होते हैं जो निम्नलिखित काम करते हैं, जैसे कि वो मैनेजरियल वर्क काम कर रहे हैं या सुपरवाइजरी वर्क काम कर रहे हैं, टेक्निकल वर्क काम कर रहे हैं, क्लैरिकल वर्क काम कर रहे हैं, ऑपरेशनल वर्क कर रहे हैं। इसलिए इसके अंदर एक सीनियर एग्जीक्यूटिव भी वेज पेमेंट और ग्रेचुटी पर्पज के लिए एम्प्लॉय हो सकता है। एक मैनेजर जो है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए अभी भी एक एम्प्लॉय हो सकता है। लेकिन वो व्यक्ति जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, जिसको हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंतर्गत जो रिट्रेंचमेंट प्रोटेक्शन है उसके लिए वर्कर नहीं माना जाएगा। अब ये डिस्टिंक्शन विशेष रूप से जो मिड लेवल के एम्प्लॉय हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का डेजिग्नेशन है असिस्टेंट मैनेजर या टीम मैनेजर है या ऑपरेशनल लीड है या फिर रीजनल सुपरवाइजर है, तो सवाल यह उठेगा, क्या एम्प्लॉयर केवल उसे यह कहकर स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन देने से मना कर सकता है कि आपका जो डेजिग्नेशन है मैनेजर का है, इसलिए आपको कोई रिट्रेंचमेंट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। मतलब रिट्रेंचमेंट प्रोटेक्शन एक तरह से होता है कि आपको आपने जितने साल काम किया है उसके 15 दिन का वेज आपको एज अ रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन दिया जाता है, तो ये आपको नहीं मिलेगी। आपका डेजिग्नेशन मैनेजर का है, इसलिए हम आपको कोई भी स्टैट्यूटरी रिट्रेंचमेंट प्रोटेक्शन नहीं देंगे। इसका आंसर जो है वो केवल अपॉइंटमेंट लेटर पर लिखे टाइटल से तय नहीं होता है। सवाल यहां पर रियल इशू क्या है? रियल इशू ये है कि ये व्यक्ति जो है वो वास्तव में कौन सा काम करता था, आपको ये देखना होगा। क्या वो व्यक्ति, क्या वो एम्प्लॉय वास्तव में मैनेजरियल डिसीजन लेता था? क्या एम्प्लॉय के पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी थी? क्या एम्प्लॉय हायरिंग, डिसिप्लिनरी डिसीजन, बजट और कंपनी पॉलिसी को कंट्रोल करता था? या वो व्यक्ति मुख्य रूप से ऑपरेशनल, टेक्निकल, क्लैरिकल अथवा रूटीन सुपरवाइजरी वर्क ही कर रहा था? आपको एक्चुअल ड्यूटीज उसकी देखनी होगी। मिड लेवल एम्प्लॉयज के लिए यही डिस्टिंक्शन जो है वो निर्णायक बन जाती है, क्योंकि यदि एम्प्लॉय कानून की दृष्टि में वर्कर के रूप में क्वालिफाई होता है
तो उसको जो बेहतर प्रोटेक्शंस मिलती हैं किसके अंदर, नए लेबर कानूनों के अंदर, अगर उसकी छटनी होती है, उसका ले ऑफ होता है या उसको रिट्रेंच किया जाता है। लेकिन यदि एम्प्लॉय वास्तव में एक मैनेजरियल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में है, जो टर्मिनेशन के विरुद्ध जो उसकी प्रोटेक्शन है मुख्य रूप से उसका जो अपॉइंटमेंट लेटर है यानी कि अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसी से रेगुलेट होंगी। इसलिए केवल जॉब टाइटल कभी भी पूरी स्टोरी नहीं बताता है। आप मुझे बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा, क्योंकि आप इसके अंदर बिल्कुल एक एक बात को डिटेल में जानने वाले हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की और दूसरी विभिन्न कानूनी परीक्षाओं की। लेबर लॉ का भी हमारा कोर्स हमारी ऐप के माध्यम से चला हुआ है। अगर आप एचआर प्रोफेशनल हैं, लेबर लॉयर हैं, सीए हैं, सीएस है और लॉ स्टूडेंट हैं तो आप हमारे उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सोशल सिक्योरिटी कोड पर क्लासेस चली हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब बात करते हैं रिट्रेंचमेंट प्रोटेक्शन के बारे में। जब किसी एम्प्लॉय को रिट्रेंच किया जाता है तो उसको क्या प्रोटेक्शन मिलेगी, क्या जो मिड लेवल का एम्प्लॉय है या सीनियर लेवल का एम्प्लॉय है जो एग्जीक्यूटिव है किसी कंपनी के अंदर, क्या उसको रिट्रेंचमेंट प्रोटेक्शन मिलेगा, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन मिलेगा। रिट्रेंचमेंट प्रोटेक्शन किसे मिलेगा और किसे नहीं मिल सकेगा उसको हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। हु क्वालिफाइज फॉर द प्रोटेक्शन। ठीक है, सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जब कोई कंपनी डाउन साइजिंग करती है या रीस्ट्रक्चरिंग करती है तो क्या प्रत्येक टर्मिनेटेड एम्प्लॉय को ऑटोमेटिकली स्टैट्यूटरी कंपेंसेशन मिलेगा? जवाब इसका है नहीं मिलेगा। सर लॉ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए होगा, के लिए लगा है सर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? आप सवाल पूछ रहे थे उसका, तो आपका कमेंट पढ़ा था। तो सबके लिए नहीं है कंपेंसेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है 2020 की, उसकी एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमारे सामने एक बात आती है। क्या आती है? जो स्टैट्यूटरी रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन है वो मुख्य रूप से वर्कर की कैटेगरी के इर्द गिर्द बनाया गया है। मतलब जो आपके इंडस्ट्री में सबसे कमजोर तबके का प्राणी है, वर्कर है, उसको दिया गया है, एम्प्लॉय को नहीं दिया गया है। एक एलिजिबल वर्कर के लिए जो कोड है वो महत्वपूर्ण प्रोटेक्शन देता है और जो कानून है नए लेबर कोड के अनुसार किसी वर्कर को रिट्रेंच करने से पहले एम्प्लॉयर को उसको क्या देना होगा, रिट्रेंचमेंट के रीजन भी बताने होंगे और 1 महीने का प्रायर नोटिस भी देना होगा या उस नोटिस के बदले वेजेस देने होंगे। अब यहां पर आप शब्द मेंशन है वेजेस। पहले क्या होता था, सिर्फ बेसिक पे देते थे, मगर नए लेबर कोड के अंदर जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो बदल गया है और एक यूनिफाइड डेफिनेशन लगती है आपकी वेजेस की। तो वेजेस देने होंगे और आज की तारीख के अंदर वेज के अंदर आपके क्या कंपोनेंट होते हैं, कोड ऑन वेजेस की परिभाषा के अंदर के अनुसार सेक्शन 2 के अनुसार बेसिक पे प्लस डीए मिलकर आपका वेज बनते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जब भी कोई एम्प्लॉयर किसी वर्कर को नौकरी से निकाल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस सर्विस के प्रत्येक कंप्लीटेड 1 साल के लिए एम्प्लॉयर को ऐसे वर्कर को 15 दिन का एवरेज पे के बराबर रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन भी देना होगा। मतलब जिस वर्कर को रिट्रेंच करके बाहर निकाला जा रहा है, काम से निकाला जा रहा है, आप उसको 1 महीने का नोटिस दोगे या उसके बराबर के वेजेस दोगे, मगर उसके साथ साथ अगर उसने 2 साल काम किया है तो 2 साल का के लिए मतलब प्रत्येक वर्ष के लिए उसको 15 दिन का एवरेज पे जो है रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन के रूप में भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी थ्रेशोल्ड को पूरा करने वाले जो बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब जहां पर 300 या उससे ज्यादा वर्कर काम करते हैं और वहां पर अगर रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, वहां पर वर्कर्स को निकाला जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से मतलब सरकार से भी परमिशन पहले लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब डिफरेंट कैटेगरीज पर इसके इंपैक्ट को समझते हैं। जब अगर किसी कंपनी के अंदर डाउन साइजिंग हो, रिस्ट्रक्चरिंग हो और अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव को निकाला जा रहा है, मतलब जो सीनियर लेवल पर आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो काम कर रहे हैं, मान लो एक सीईओ को निकाल दिया, मान लो वाइस प्रेसिडेंट को निकाल दिया, मान लीजिए सीनियर मैनेजर को निकाल दिया, तो ऐसे जो सीनियर लेवल पर जो ऑफिसर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं या जो मैनेजरियल लेवल पर काम करते हैं, ये सामान्य मुख्यतः कौन सा रोल अदा करते हैं? ये मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अदा करते हैं।
ऐसे एम्प्लॉय जो है वो वर्कर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसलिए वर्कर को मिलने वाला जो स्टैट्यूटरी रिट्रेंचमेंट प्रोटेक्शन है और या स्टैट्यूटरी रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन भी है, वो इन्हें नहीं मिलता है। और इन सीनियर एग्जीक्यूटिव का जो टर्मिनेशन है वो रेगुलेट होता है इनके अपॉइंटमेंट लेटर से। ये बात ध्यान रखिएगा, इनको क्या नहीं मिलती, इनको रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन नहीं मिल सकती, ये बात ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? अब आगे बात करते हैं, दूसरे लेवल पर आते हैं मिड लेवल एम्प्लॉयज की। मिड लेवल एम्प्लॉयज की जिसके अंदर आपके टीम लीड हो गए और आपके मैनेजर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय, वे एम्प्लॉय जो मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहे हैं, वर्कर स्पेसिफिक रिट्रेंचमेंट प्रोटेक्शन के, वो भी बाहर हो सकते हैं। उनके टर्मिनेशन राइट भी बहुत हद तक उनके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो उनका अपॉइंटमेंट लेटर है और एप्लीकेबल पॉलिसीज पर डिपेंड करते हैं। मिड लेवल एम्प्लॉयज जो है वो सबसे ज्यादा जो इशू में या सबसे ज्यादा जिनकी नौकरी आज की तारीख के अंदर जा रही है, वो यही कैटेगरी है। सबसे सेंसिटिव कैटेगरी भी यही है। किसी भी मिड लेवल के एम्प्लॉय को स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन से केवल इसलिए बाहर नहीं रखा जा सकता कि उसके डेजिग्नेशन में मैनेजर शब्द लिखा हुआ है। किसी भी व्यक्ति को मैनेजर कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में वो ऑपरेशनल या फिर टेक्निकल वर्क कर रहा हो सकता है। दूसरा व्यक्ति जो है वो वास्तव में टीम को सुपरवाइज करता हो, वर्कफ्लो को कंट्रोल करता हो, डायरेक्शंस इशू करता हो और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगर वो एक्सरसाइज करता हो तो वो मिड लेवल एम्प्लॉयज के अंदर माना जाएगा। इसलिए किसी मिड लेवल एम्प्लॉय की सही लीगल एनालिसिस किस बात पर डिपेंड करेगी कि उसकी एक्चुअल ड्यूटी क्या है, उसकी रियल अथॉरिटी क्या है, उसकी सुपरवाइजरी पावर क्या है, उसके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म क्या है। और यदि वो व्यक्ति वर्कर की डेफिनेशन के अंदर आएगा तो उसको जो स्टैट्यूटरी कंपेंसेशन रिट्रेंचमेंट वाली है वो मिल सकती है, छटनी वाली मिल सकती है। और अगर वो वर्कर की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा, परिभाषा के अंदर नहीं आएगा, तो एम्प्लॉय की जो मुख्य प्रोटेक्शन है उनके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से ही मिलेगी उनको। और यही सबसे ज्यादा क्रिटिकल लेसन भी है। कॉर्पोरेट ले ऑफ जब होते हैं तो उसमें जो आपका डेजिग्नेशन केवल आपका इंप्रेशन बनाता है, लेकिन जो आपका एक्चुअल वर्क है वही आपका लीगल प्रोटेक्शन बनता है। अब आप बात करते हैं कि अगर आप वर्कर नहीं हैं तो क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट ही आपका एकमात्र सहारा है, आपका एकमात्र प्रोटेक्शन है? इस बात को डिस्कस करते हैं। अगर अब मान लीजिए आप एक बात कि आप एक एग्जीक्यूटिव या फिर मैनेजरियल एम्प्लॉय हैं जो वर्कर की कैटेगरी से बाहर है, तब उस सिचुएशन के अंदर आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी, आपको क्या प्रोटेक्शन मिलेगी कानून के तहत? क्या इसका मतलब यह है कि कंपनी आपको बिना कुछ पे किए सीधा टर्मिनेट कर सकती है क्या? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आपको जो प्रोटेक्शंस कानून के तहत है वो तो मिलेगी, इसका मतलब कुछ अलग है। इसका मीनिंग यह है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मुख्य रूप से वर्कर स्पेसिफिक रिट्रेंचमेंट लॉ से नहीं आ रही है, बल्कि जो आपकी रिट्रेंचमेंट प्रोटेक्शन है वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर से आ रही है। इसके स्थान पर वो मुख्य रूप से आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आपकी कंपनी की पॉलिसी और उन स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल बेनिफिट से आती है जो एक एम्प्लॉय के रूप में आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। इज इट क्लियर? आप समझ पा रहे हैं? इसलिए एग्जीक्यूटिव और मैनेजरियल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कोई रूटीन डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। एक मजबूत एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को इन क्वेश्चन का स्पष्ट आंसर देना चाहिए। कोई भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आपने साइन किया है, किसी भी कंपनी में ज्वाइन किया है, तो आप सबसे पहले चेक करिए कि आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या ये बातें लिखी हुई हैं। कौन कौन सी बात? कि टर्मिनेशन से पहले अगर कंपनी आपको निकाल रही है टर्मिनेशन क्लॉज को इन्वोक करके, तो कंपनी को आपको कितना नोटिस देना होगा? क्या उसमें 1 महीना लिखा हुआ है, क्या 3 महीने लिखा हुआ है? ठीक है। और इसी तरह अगर आप कंपनी को छोड़ रहे हैं तो आपको कितना नोटिस देना होगा, आपको यह सबसे पहले चेक करना चाहिए। दूसरा, क्या कंपनी नोटिस पीरियड के बदले आपको मनी पे करके इमीडिएट टर्मिनेशन कर सकती है क्या? मतलब कंपनी ये कहती है कि तुम अब कल से मत आना, तुम्हारी जो 3 महीने की सैलरी है या तुम्हारे जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमने बेसिक पे लिख रखा है या वेज लिखा हुआ है वो हम दे रहे हैं आपको कल से आने की छुट्टी है। तो क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? आपको ये भी चेक करना है। क्या जो पेमेंट है
टर्मिनेशन पेमेंट होगी या जब आपको रिलीव किया जाएगा उस समय पर आपको जो पेमेंट की जाएगी, क्या वो बेसिक सैलरी पर होगी या फिर आपकी ग्रॉस सैलरी पर होगी या आपको लमसम पे किया जाएगा या अब वो नई परिभाषा जो वेज के हिसाब से है उसके हिसाब से होगी, ये भी आपको चेक करना है। और क्या रीस्ट्रक्चरिंग की स्थिति में अलग सेवरेंस अमाउंट मिलेगा कि मान लीजिए कंपनी अगर रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है, आपके डेजिग्नेशन को ही खत्म कर रही है, तो क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई अमाउंट मेंशन है स्पेशल अमाउंट की उस समय कंपनी आपको एक स्पेशल सेवरेंस अमाउंट देगी। आपको ये सारी चीजें, अगर आप एक मिड लेवल एम्प्लॉय हैं, सीनियर लेवल एम्प्लॉय हैं, तो आज के बाद गांठ मार लीजिए, किसी भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले आप ये चेक करेंगे, क्योंकि जो आपके नए लेबर कोड है, क्योंकि उसके अंदर आप वर्कर की डेफिनेशन के अंदर नहीं आते हैं, इसलिए आपको ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं है। तो आपका जो प्रोटेक्शंस वगैरह हैं वो सारे किससे रेगुलेट होती हैं? आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलेट होती हैं। तो आपको ये सारी चीजें चेक करनी है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब आगे बात करते हैं, एक ही कंपनी में दो लोगों का टर्मिनेशन होता है, उनकी सिचुएशन को समझते हैं। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। एक मैनेजर ए है जिसने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है जिसमें लिखा था टर्मिनेशन पर केवल 1 महीने की बेसिक सैलरी देने का प्रावधान। ठीक है, एक मैनेजर ऐसा है जिसने ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर साइन किया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि या तो कंपनी 1 महीने का एडवांस नोटिस दे देगी या फिर आपको 1 महीने की सैलरी आपको तुरंत भी टर्मिनेट किया जा सकता है, बशर्ते कंपनी आपको 1 महीने का बेसिक पे दे के आपकी छुट्टी कर सकती है। दूसरी तरफ एक दूसरा मैनेजर बी है जिसने निगोशिएट करके अपनी सिचुएशन को और स्ट्रांग किया है और उसने लिखवाया है अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 महीने के ग्रॉस फिक्स्ड रिम्यूनरेशन के लिए, कि मतलब अगर कंपनी कल की तारीख के अंदर सेवरेंस क्लॉज इन्वोक करके उसको कंपनी से निकाल रही है, उसको टर्मिनेट कर रही है, तो कंपनी को उसको बेसिक सैलरी पे नहीं बल्कि जो उसकी ग्रॉस सैलरी है वो 3 महीने की सैलरी देनी होगी। एम्प्लॉय ए के केस में क्या था, उसने साइन किया था 1 महीने का एडवांस नोटिस या फिर 1 महीने की बेसिक पे। यहां पर जो दूसरा एम्प्लॉय है, मैनेजर है, वो थोड़ा स्मार्ट था, उसने जो अपना कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट किया था उसमें मेंशन करवाया था कि 3 महीने की टोटल रिम्यूनरेशन उसने मेंशन किया हुआ है। और उसके साथ साथ और क्या मेंशन करवाया था मैनेजर बी ने? उसके साथ उसने मेंशन करवाया था कि बोनस की प्रोटेक्शन होगी उसकी, और जो उसके लीव होंगी वो भी एन कैश होंगी। दोनों स्टैट्यूटरी रिट्रेंचमेंट है यहां पर। दोनों एम्प्लॉय जो है, मैनेजर ए और मैनेजर बी, देखा जाए तो इनको जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के तहत जो वर्कर को प्रोटेक्शन मिलती है वो नहीं मिल रही है, मगर यहां पर जो मैनेजर बी है उसने स्मार्टली निगोशिएट करके अपने को और ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग कर लिया, अपने को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर लिया, क्योंकि उसके केस के अंदर जो रिट्रेंचमेंट है या सेवरेंस है, क्योंकि ये वर्कर तो है नहीं, ये रेगुलेट होते हैं इनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। इज दैट क्लियर? इसलिए एग्जीक्यूटिव और जेन्युइन मैनेजरियल एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्शन की फर्स्ट लाइन बन जाता है। एचआर टीम्स के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक अनक्लियर टर्मिनेशन क्लॉज केवल इनकन्वीनियंस पैदा नहीं कर सकता, ये एक्सपेंसिव लिटिगेशन, रेपुटेशन डैमेज, डिलेड सेटलमेंट डिस्प्यूट और अनफेयर क्लेम को भी जन्म दे सकता है। इसलिए सेंट्रल मैसेज बिल्कुल ये है, क्लियर है कि जहां पर स्टैट्यूटरी रिट्रेंचमेंट प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं करता है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग ही वास्तविक में लीगल बैटलफील्ड है, वो आपका बेनिफिट है। अब बात करते हैं 50% वेज पे की, वेज रूल की और प्रोटेक्टिंग योर नोटिस पे के बारे में। इसके बारे में रूल क्या है? क्या कंपनी केवल छोटी सी बेसिक सैलरी पे कर सकती है? अब उस इशू पर आते हैं जो सीधे एम्प्लॉय की पॉकेट को अफेक्ट करता है। नोटिस पे, मान लीजिए कोई कंपनी किसी मैनेजर को तुरंत टर्मिनेट कर देती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो ये कहता है कि एम्प्लॉय को 3 महीने की वेजेस दी जाएंगी इन ल्यू ऑफ नोटिस, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाया गया है कि बेसिक पे जो है
उसका काफी कम है, जबकि रिम्यूनरेशन का मेजर जो पोर्शन है वो अलावेंस के रूप में दिखाया गया है। क्या एम्प्लॉयर पूरे नोटिस पे को केवल उस छोटी सी बेसिक कंपोनेंट पर कैलकुलेट कर सकता है क्या? लॉ यहां पर यह कहता है, कोड ऑन वेजेस का सेक्शन 2 क्लॉज वाई जो वेज की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, वेज की स्टैट्यूटरी डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, वो ये कहता है कि आपके द्वारा जो लॉ है वो ये है कि बेसिक पे पर अब कोई पेमेंट नहीं होगी, कोई भी पेमेंट होगी तो वो वेज के हिसाब से होगी। और वेज के अंदर क्या क्या मेंशन होते हैं? आपका बेसिक पे प्लस आपका डीए, और अगर रिटेनिंग अलाउंस भी है तो वो भी होगा, ठीक है। और किसी केस के अंदर इसके अलावा जो बाकी के अलावेंसेस हैं वो आपके अलावेंस में काउंट होंगे, और किसी वजह से जो एक्सक्लूडेड अलावेंस है अगर उनका अमाउंट 50% से ज्यादा हो जाता है तो एक्सेस अमाउंट को ऑटोमेटिकली वेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। अब इसका मतलब क्या है कि अब जो कंपनीज हैं आपके सैलरी को आर्टिफिशियल अलावेंस में डालकर आपकी वेज को कम नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? और इसका फायदा जो है आपको जब टर्मिनेशन वगैरह होता है उस समय पर भी मिलता है, क्योंकि इससे एनहांस्ड कंपेंसेशन मिलेगी, एनहांस जो आपका पे आउट होगा वो होगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी, यहां तक आप इस चीजें समझ में आई हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो मतलब बेसिकली ये कहने की बात है कि जो सीनियर लेवल पर हैं एम्प्लॉइज, उनका जो टर्मिनेशन या फिर सेवरेंस होता है वो उनके बेसिकली अपॉइंटमेंट लेटर से रेगुलेट होता है। इज दैट क्लियर? रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड उन्हें नहीं मिलते क्योंकि वो वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। यही आपका आज का हमारा सेशन था। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा, और आपको ये सेशन पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, सभी के साथ साझा भी करिएगा। और अगर आप एक एचआर लॉयर, एचआर प्रोफेशनल हैं, लेबर लॉयर हैं, लीगल प्रोफेशनल हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, सीएस हैं, सीए हैं, या फिर एक कंपनी ओनर भी हैं, मैनेजर भी हैं, और आप नए लेबर लॉ को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा कोर्स चला हुआ है न्यू लेबर कोड मास्टरी कोर्स, हमारी ऐप के माध्यम से आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। अभी सोशल सिक्योरिटी कोड पर क्लासेस चली हुई हैं डिटेल में, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। वीकेंड कोर्स है, सैटरडे को क्लासेस होती हैं। अभी आपकी 7 बजे से ये वाला सेशन है, 7:30 तक ये हुआ। इसके बाद 8 o'clock से हमारी जो क्लासेस हैं इस कोर्स के अंदर होती है। दून लॉ मेंटर ऐप के माध्यम से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का भी लिंक मिल जाएगा, iOS और एंड्रॉयड दोनों पर उपलब्ध है, और उसके साथ साथ कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा जहां से आप कोर्स की डिटेल चेक करके डेमो लेक्चर देख के आप चाहें तो उसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन है वो पूरा होता है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपको कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर।